बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत और हज़ब इख्तिलाफ जमहूरियत की गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों का ही तवाज़न में चलना रियासत के फ़ायदे में है। बाहमी टकराव से कुछ हासिल नहीं सवाए मज़ीद तसादम के इम्कानात के। ये बाहमी तनाव और टकराव किसी के मुफाद में नहीं है, मासवाए पाकिस्तान के दुश्मनों के, जिनके लिए ये मौका गनीमत है कि उनकी पैदा करदा तखरीब के सद्देबाब का सोचने की बजाय सियासी क़यादत को आपसी मुठभेड़ से फुर्सत नहीं। सियासतदानों का कौमी सलामती को दरपेश मसाइल को भूल कर एक दूसरे से हिसाब बराबर करने का रवैया किसी तौर पाकिस्तान के रियासती मुफाद से हम आहंग नहीं है। दहशतगर्दों को शिकस्त देने से पहले हमें कौमी सतह पर मिसाली हम आहंगी कायम करना होगी। क्या हुकूमत और हज़ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों में हम आहंगी हो पाएगी? ये जानने के लिए आज हमने जिन मेहमान गिरामी को दावत दी है, इनमें हमारे पहले मेहमान गिरामी वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़ियाकार रुहेल अकबर साहब, और हमारे दूसरे मेहमान गिरामी भी वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़ियाकार राना जाहिद इकबाल साहब। हम दोनों ही मेहमान गिरामी के मशकूर हैं कि प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़ियाकार रुहेल अकबर साहब से ही करते हैं। रुहेल अकबर साहब, क्या सियासी अदम इस्तेहकाम में बढ़ती दहशत गर्दी पर काबू पाया जा सकता है और क़याम अमन इस तरह लाया जा सकता है? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी शाहिद भाई, आपने मौका दिया। जी जी। तो आपने अपने इंटरव्यू शुरू में बताया कि गाड़ी के दो पहिए, तो हमारी जो गाड़ी बनाने वाला कारीगर है ना, वो कारीगर कोई खतरनाक किस्म का कारीगर था, जिसने उस गाड़ी में एक पहिया साइकिल का लगा दिया और एक तांगे का लगा दिया। ठीक है। और गाड़ी के आगे जो घोड़ा लगा वो उसका मुंह पीछे को कर दिया। तो हम ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, और छोटा बड़ा पहिया जो है वो हमें तंग कर रहा है। ये छोटे पहिए को खत्म करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि ये दहशतगर्दी है, ये दिन ब दिन बढ़ती, ये इंतहाई अफसोसनाक एक फेल है। और पहले कहीं इक्का दुक्का वाकयात होते थे, और अब तवातर के साथ हर रोज कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का वाकया हो रहा है, और हम उस पे क्या है, खामोश बने हुए हैं। हमें बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उन लोगों को जिनको पता है कि इस दहशतगर्दी के पीछे कौन है। ये कहते हैं जी कि मस्जिद में जाके धमाका करें और आपको जन्नत मिलेगी। पीछे पैसा है। इंडिया रा जो है वो पीछे इस्तेमाल हो रही है रा, उसके पीछे दूसरी एजेंसियां हैं, और जो कह रहे हैं कि जी अमेरिकन असला इन दहशतगर्दों के हाथ लग गया। हमारे पास तो 1 लाख रुपए का मोबाइल आ जाए तो उसका कोड कोई लगा दे तो हमें वो कोड खोलना नहीं आता, ना वो कोड हमसे खुलेगा। तो ये जो इंतहाई महंगा असला दहशतगर्दों के पास आ रहा है, तो इनको पीछे से कोई कोड भी तो बताने वाला है ना कि इस असले का कोड है, इसको यूं आपने चलाना है। और फिर पीछे फिर उनके फाइनेंसर हैं, उनके हैंडलर हैं, और ये सारे मामला मिलके आगे मासूम लोगों को पैसा दे के इस्तेमाल किया जाता है। ये BLA देख लें, BLA में जितने मासूम हैं वहाँ के नौजवान वो सारे शामिल हैं। उनको पैसे का लालच है किसी न किसी तरीके से, और ये सारी वो दहशतगर्दाना कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा करना पड़ेगा। सियासी कैदियों को रिहा किए बगैर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम आ नहीं सकता, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा आप देखें कि जब ऊपर ये सूरत हाल है कि एक पहिया तांगे का और एक साइकिल का है, तो वहां पे हुकूमत और अपोजिशन नहीं एक दूसरे के साथ चल रही है, एक दूसरे के खिलाफ पर्चे कटवा रहे हैं, थानों में बंद कर रहे हैं। और रही बात, आप देखें पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, हर मामले में बड़ा भाई है, और हर मामले में तख्त शफकत रखा हुआ बाकी सूबों पे। मगर होता क्या है कि पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड दे दे के उन्हें शहीद किया जाता है, उन्हें किया जाता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान का पंजाब दिल है, और इस दिल में सारे समाये हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के लोग पंजाब में आके रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। सबसे पहले पंजाबियों के नाम पे सिंध में कत्ल किया गया जब MQ वहां पे अरूज पे थी।
उसके बाद आप देख लें बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान के अलावा बाकी सारी जगह पे क्या सूरत हाल है। तो हमें सबसे पहले इदारों, जो हमें हमारे इदारे हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप जो कुछ करते हैं ठीक करें, मगर करें ठीक करें। ये ना आप आपस की लड़ाइयों में उलझे रहें। जब ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े एक दूसरे को पकड़ जेलों में बांध, तो नीचे भी वही सूरत हाल है सर। और सबसे ज्यादा पेश रहा है पंजाब, पंजाब का पंजाबी, इसको पंजाब की पुलिस भी इसको मार रही है, इसको इदारे भी मार रहे हैं, इसको बाकी सूबों वाले भी मार रहे हैं। तो पंजाबी तो मासूम है, एक सबको तहफ़्फ़ुज़ देने वाला है, मगर उसके बावजूद ये सारी ज्यादतियां हो रही हैं। और ये ज्यादतियां उस वक्त तक होती रहेंगी जब तक हमारे ऊपर हुक्मरान जो नहीं होते, और उनको अच्छा ठीक करने के लिए हमें अवाम को खुद बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, राना जाहिद इकबाल साहब, ये दहशत गर्दी के जब भी वाक़यात होते हैं, क्या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, और ये फिर कौमी सलामती कमेटी का जो है वो इस तरह के इजलास भी होना शुरू हो जाते हैं, क्या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कोई मुश्तरका लाए अमल तय हो पाएगा, और क्या दहशत गर्दी के नासूर पर काबू पाया जा सकेगा? मुझे मौका देने का, बात करने का। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा साने रूनमा जो होता है तो कौमी सलामती कमेटी का या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो जाती है। जैसे कि आजकल जिस चल पर सिलसिला पीटीआई अपना कह रही है, गवर्नमेंट अब सब पार्टीज को ला रही है, उनके अपने मुतालबात हैं। तो जब तक इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, ये कोई मुतफिका लाया इख्तियार नहीं करेंगे, तो बिल्कुल नामुमकिन है कि इतनी बड़ी दहशत गर्दी। अब देखें, पाकिस्तान इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में है। देखें, मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त एक जंग है, पाकिस्तान जंग में, ये जंग ज़दा मुल्क बना हुआ है। तो अब हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, वो अपना मंजन बेच रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो बजाय ये कि वो कौमी सलामती की बात करें, वो कौमी इस्तेहकाम की बात करें, वो यूनानी बात करें, कोई वो एक नुक्ते पर अपने आप को मुतफिक करें, वो अपने रस्तों पर, अपने सोच में, अपनी बातों में, अपने ही अंदाज में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि अगर इनमें इत्तेफाक नहीं होगा तो हम इतनी बड़ी दहशत, इतने बड़े चैलेंज को, इस वक्त पाकिस्तान में समझता हूँ अपनी तारीख के मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। मैं समझता हूँ इससे पहले भी दहशत गर्दी हुई है, हमारी मुसल्लह फौज उस पर काबू भी पा लिया था, और हमने देखा कि हमारे सिक्योरिटी दार बड़ी से, लेकिन ये सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, उस वक्त अमेरिका बैठा हुआ था अफगानिस्तान में, वो वहां पे भी उनको प्रॉब्लम थी, वो कुछ मिलजुल के चल रहा। अब ऐसा वक्त आ गया है कि वो जो टीटीपी वाले हैं वो अफगानिस्तान में बैठ के अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके हमले कर रहे हैं। फिर आप देखें, जितने भी वाकयात हुए, बनू का वाकया ले लें, अपना जाफर एक्सप्रेस का वाकया ले लें, तो आपने देखा कि वो उनको हदायत अफगानिस्तान और भारत से मिल रही थी। इसके पीछे अब कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है, हमारी ISPR ने भी ये बता दिया है कि उसके पीछे राह ने किस तरह प्लानिंग की है और किस तरह वो। आप मजे की बात देखें, इधर अभी वो वाकया चल रहा है तो भारत के सारे चैनल उस पर रायजनी कर रहे थे, उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिए। अब देखिए, इसका मतलब यह वो कि सारा ये पहले से प्लान था और उनको पता था। और अफगानिस्तान को जब भी ये पाकिस्तान कहता है कि भी अब देखें शायद सब जंग खत्म हो चुकी है, असूली तौर पर उनको जो इधर अफगान है उनको उधर चला जाना चाहिए, उधर टीटीपी वाले इधर चला जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारी ने अफगान बुरी हुकूमत से उन्होंने राब्ता भी किया, उनसे रिक्वेस्ट भी की, उन्हें कहा भी कि आप हमारे तालिबान वापस कर दें। वो कहते हैं जी वो तालिबान नहीं मान रहे, और वो इसलिए उनको कुछ कहना नहीं चाहते, कहते हैं उनके बहुत एहसानात हैं। उन्होंने वो जो जंग थी नीटो की, उसमें कहते हैं जी उन्होंने हमारा तालिबान ने वो साथ भी हम पे सख्ती नहीं कर सकते, हम उनकी मर्जी के बगैर उनको यहाँ नहीं भेज सकते। लेकिन देखिए, ठीक है, वो नहीं भेज सकते या नहीं वो मानना चाहते, लेकिन वो इनको रोक तो सकते हैं ना। देखें, मुस्लिम उम्मा आज देखें 2-3 दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया के दिन मनाया। देखिए, मुसलमानों के साथ सारी दुनिया में कितना जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को कोने पे लगाया हुआ है इन पे। मैं तो कहता हूँ ये तो सारा नाम नहाद बात है, दहशतगर्दी तो मुसलमानों के साथ हो रही है। इनको जहां भी देखते हैं मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, कहीं से इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा तो, लेकिन हम देखें हम क्या कर रहे हैं। जी राना साहब, हम बात करते हैं उस पर भी, लेकिन सबसे पहले हम रोहेल अकबर साहब, अगर इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ ही शरीक नहीं हो रही है, तो क्या कौमी इत्तफाक राय का पैगाम जाएगा, और कोई क्या मुश्तरका कोई लाएमल आ पाएगा इस तरह?
हाँ जी, पैगाम तो जाएगा जी। पैगाम तो आजकल वैसे भी बड़े जा रहे हैं, हर जगह पे पैगाम पहुंच रहे हैं। जी जी। और कोई मुश्किल नहीं, पैगाम पहुंचाना पहुंच जाता है। बाकी रही पीटीआई की बात, पीटीआई को इस में आना चाहिए, शामिल होना चाहिए, अपना नुक्ता नजर देना चाहिए। जब तक वो नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि उनका बयानिया क्या है। तो बाहर बैठ के बयानिया तो बन जाता है, मगर जब इतनी अहम कमेटी का इजलास हो जिसमें सारे लोग हों, तो वहां पे बैठ के आप अपना बयानिया जो है वो खुल के बता सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाहर बैठ के उन तक पैगाम पहुंचाए। तो उधर वो नहीं, उनके डायरेक्ट। उनको क्या ऐसे खदशात हैं कि ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पीटीआई के अलावा भी जो इनकी इत्तेहादी जमातें अपोजिशन की वो भी नहीं आ रही हैं ना? अब बिल्कुल देखें, इख्तलाफत तो है। मौलाना फजलुर रहमान अब अपनी एक तहरीक शुरू करने जा रहे हैं दोबारा इस हुकूमत के खिलाफ। तो वो तो इस हुकूमत के इत्तेहादी थे, इस हुकूमत को लाने वाले थे, पीडीएम के सरबराह थे। और सारा उन्हीं की वजह से ये गेम प्लान जो बना था और पाया तकमील तक पहुंचा। तो अब मौलाना साहब फिर मैदान में उतरने वाले हैं और इस हुकूमत के खिलाफ उन्होंने ललकार के कहा कि मैं इस हुकूमत को अब खत्म करके रहूंगा। तो देखिए आने वाले दौर में सियासी जो ऊंट है किस करवट बैठता है। बहरहाल हालात जो है कुछ इतने बेहतर नहीं है, ना सियासी तौर पे, ना माशी तौर पे, और ना ही हमारे कुछ समाजी लिहाज से कोई हालात कुछ बेहतर है। अच्छा, आज राना की तरफ जाहिद देखिए। इकबाल साहब, क्या कौमी सलामती के इजलास में शिरकत के लिए पीटीआई के मुतालबा जायज़ हैं और हुकूमत को पूरे करने चाहिए थे उनके ये मुतालबा, ताकि उनको भी शरीक करके एक मुश्तरका लाइमल बनाया जाता? देखिए बिल्कुल शायद साहब, मैं समझता हूँ उनका एक मुतालबा जो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल जायज है। देखिए पीटीआई इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है। पीटीआई का वर्कर इमरान खान के अलावा किसी को नहीं मानता। जो जिसमें उन्होंने यही कहा जी इमरान खान को उसमें लाया जाए उस मीटिंग में, तो बिल्कुल क्या है, क्या इमरान खान ने कोई यहाँ पे कोई स्मगलिंग की है, यहाँ पे कोई कत्ल किया है, कुछ उसने कुछ भी नहीं किया। वो एक सियासी कैदी है ना। तो जब इतना बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसके साथ सारी अवाम है, जिसके पास 70% पब्लिक है जिसके साथ खड़ी है, तो अगर आप उसको नहीं बुलाते तो क्या कौमी इस्लामी कमेटी होगी, वो क्या एबीसी होगी जिसमें सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी का लीडर नहीं होगा। और आप देख लें पीटीआई माइनस इमरान खान कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। ना कोई ना अवाम मानती है किसी बात को, ना कोई इतना दुनिया मानती। इवन मैं कहता हूँ कि आईएमएफ नहीं मानना, बल्कि दुनिया भी जब बात पीटीआई कहते हैं वो इमरान खान की राय को मुकद्दम समझते हैं। तो जाहिर है ये वाली जो उनकी है, जो उनका मुतालबा, सबसे एक मुतालबा मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जायज है कि इमरान खान होगा तो उस कमेटी की वैल्यू होगी, वहां पे एपीसी की वैल्यू होगी, वहां पे की बात की वैल्यू होगी, वो उसमें ऑथेंटिसिटी होगी, उस पर अमल किया जा सकेगा। देखें ये बात करके आ जाएंगे वो इमरान खान से पूछने जाएंगे, इतनी देर वो कमेटी बैठी रहेगी, वो मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है। वहां पे इमरान खान का होना जरूरी है। मैं समझता हूँ इनको इमरान खान को लाना चाहिए ताकि वो एक सॉलिड राय दे सके। उस बंदे के पास सारी दुनिया का, देखे इमरान खान ने 7 किताबें भी लिखी हुई है। इमरान खान एक राइटर है। इमरान खान की गहराई, उसकी वो बड़ी गहराई और गहराई की सोच है उसके पास। उसको आप लाएं, वो आपको अच्छा देगा। देखिए उसके तौर, आप एक और चीज देखें, पिछले जितनी देर इमरान खान की गवर्नमेंट रही है, तालिबान उसकी बात सुनते भी हैं। देखें ये कोई आपके गद्दारी नहीं है इसमें, ये सब मैं समझता हूँ लीडर का बड़ा पान है। तो दुनिया कोई मुल्क या कोई दहशतगर्द की उसकी बात को सुन रहे हैं, उनको भी पता है कि इमरान खान की बात को मानते हैं, इमरान की बात को समझते हैं। पाकिस्तान इमरान खान का, क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि ये जंग में जंग में नहीं है। इन्होंने तो देखें इन्होंने कैसे जंग में तैयार कर ली, लेकिन इमरान खान ने उस वक्त भी यही कहा कि ये जंग वाली जंग नहीं है, हमें इनसे बात करनी है। आप देखें क्या हुआ है, रूस, बर्तानिया, अमेरिका, नीटो फोर्सेस सब क्या वहां पे मात खा के आई हैं। कितना कितना असला, कितना कितना उन्होंने पहाड़ तक उन्होंने जला दिए, जंगलात जला दिए, दरख्त अच्छा, जला दिए वहां पर। बात क्या जी, उसमें बात आगे लेके चलते हैं जी। रोहेल अकबर साहब, बात तो ये दुरुस्त है कि सिर्फ इमरान खान ही बल्कि अपोजिशन की सारी ही जमातें इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि सारे इकट्ठे बैठें। क्या अपोजिशन जमातों के बगैर कोई सलामती के इजलास में कोई मुतफ़िका पॉलिसी सामने आ पाएगी और इस पर कोई मुतफ़िका अमल भी हो पाएगा, जबकि ये सारे एक जगह मौजूद ही नहीं होंगे? तो ये कैसी एपीसी होगी और कैसी ये कौमी सलामती का इजलास होगा, और क्या इसके मुस्बत नताइज जो है वो निकलेंगे? ये जो सलामती कमेटी का इजलास होगा, अगर तो इसमें बाकी जमातें आएंगी तो फिर वो मुतफिका तौर पे होगा फैसला, अगर किसी का हुआ। अगर वो सारी आपस में बैठ के अगर लिखा पड़ा एक फैसला साहब को रख देंगे कि ये हमने फैसला किया और इस पे साइन कर दें,
तो वो साइन हो जाएंगे, वो भी उनका सबका खामोशाना एक मुतफिका फैसला होगा। मगर उसको मुतफिका फैसला इसलिए नहीं कहेंगे, उसमें इख्तिलाफ किसी का नहीं हो, तो एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट मिलेगा, उसी पे सारे साइन कर देंगे और वो भी मुश्तरका होगा। तो बाकी यहाँ पे सारे काम मुश्तरका ही हो रहे हैं, आप आज तक जितने भी हुए हैं उसमें फर्द वाहिद का कोई काम नहीं है। फर्द वाहिद अगर आए भी डंडे के जोर पे आ जाता है तो फिर भी वो सारा सबका वो मुश्तरका हो जाता है, सारे उसी के साथ चल जाते हैं। हमारे यहाँ ताकत का जो तवाज़ुन है ना, उसी की तरफ सारे भागते हैं। वो ऐसा मकनातीस है जो जितने ये सियासी लोहे हैं इनको अपनी तरफ वो खींच लेता है, तो ये भी भागे चले जाते हैं उस मकनातीस के साथ चुमटने के लिए, ताकि कुछ ना कुछ इन्हें भी उस मकनातीस का असर हो जाए। तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत है वो ऐसी है भाईजान, ये इसमें तब्दीली आना नामुमकिन है और मुश्किल है। जो सिस्टम चल रहा है सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, फिलहाल इसमें ना कोई तब्दीली होगी ना कुछ और। जो अच्छा पैसे राना होंगे जाहिद साहब, हर सानिया हर वाक़या के बाद ऐसा ही कुछ होता आया है, क्या एक बार फिर पुरानी रवायत ही दोहराई जाएगी या कोई नई पॉलिसी भी सामने आएगी और इस पॉलिसी पर मनोअमन अमल भी हो पाएगा? शायद से मैं पहले तो उसी बात को आगे बढ़ाता हूं, जैसे आपने पहला जो सवाल था कि देखें यहाँ पर किसी एपीसी का, जैसे कि रोहल अकबर साहब फरमा रहे थे, किसी एपीसी की कोई हैसियत नहीं है। एपीसी की तब हैसियत है कि तमाम जमातें फैसला करें। यहाँ पे फैसला क्या होगा? फैसला तो जो चाहेंगे कि वो ही फैसला होगा। मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। नहीं तो क्या इस अहम मौके पे, कौमी मौके के, कौमी सानिया पे, क्या हमें बंद कमरों में ही फिर दोबारा फैसले करने और नहीं रवायत मुझे उधर ही मैं आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ, थोड़ी सी बात कंप्लीट होगी सारी बात। देखिए जब जनरल राहील थे तो जनरल राहील आप जिन दिनों ये एपीएस का इन्होंने फैसला किया कि उसके बाद इन्होंने ये सारा ऑब्जर्व करनी है जैसे भी है, तो जनरल राहील वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में बच्चों को संदे देने के लिए, सर्टिफिकेट तस्लीम करने के लिए, जो जिन्होंने एमबीबीएस फाइनल कंप्लीट किया, वहां पे बच्चों जब वो बड़े ना, आपको शायद पता होगा जनरल राहील थे, वो बड़े वामी शख्सियत थे। वो जब खत्म हुआ तो जाके ना बच्चों में घुल मिल गए। तो वहां पे बच्चियों ने कहा सर देखें ये आपके जहन में कैसे आया कि अब हमने इस पे जानना, उसको खत्म करना है। अच्छा देखिए उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, कहते मैं रोज मेरी वालदा, मैं जब भी घर जाता था ऑफिस से तो मेरी वालदा टीवी के सामने बैठी होती थी, तो मेरी वालदा कहती थी, उसने मुझे बड़ा कहना, देखो बहुत हो गया, अब ये रोज वाकयात हो रहे हैं, ये देखो वो। कहते जिस दिन ये एबीपीएस का वाकया मैं घर गया तो मेरी माँ ने मुझे तो ही रोक लिया, कहते राहील बहुत हो गया, अब खत्म करो इसको। तो कहते हैं मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया, अब हमने इसको खत्म करना है। आप अंदाजा करिए यहाँ पे तो पैसे ऐसे होते हैं कि एक बंदा फैसला कर लेता है और खुदा की कसम अपना, मैं आपसे बड़े दर्द, आपको पता है मैं वीक में 4 इंग्लिश उर्दू में कॉलम लिखता हूँ कौमी पर रात में, मैं रेडियो टीवी हर जगह पे हर वक्त होता हूँ, आप ये भी बात जानते हैं। मैं यकीन करें खुदारा मैं इस आपके थ्रू दरखास्त करता हूँ, खुदारा ये वन मैन शो खत्म कर दें, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। ये देखिए मुझे वो बात कभी नहीं भूलती, वो मैंने कॉलम में उस लिखी, नवाई वक्त अखबार के कॉलम में भी। लेकिन जब आप किसी की सोच को मानते ही नहीं, किसी राय को मानते ही नहीं, आप अपनी ही बात को चलाएंगे तो क्या होगा? कभी नहीं खत्म होगी। मैं आपके सवाल की तरफ आ जाता हूँ, आप कैसे तसव्वुर करते हैं कि जो मुतफ़िक़ा फैसला नहीं करेंगे, जब तो हम, अब क्या सूरत हाल है, जमीयत उलमा इस्लाम बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होना चाहती। वो उसका देखे हमारे बड़े दुख की बात है हमारे लिए। मेरे जब अमीर शाह सुलेमान ने हज पे बुलाया तो हमदुल हक साहब हमारे साथ थे, रोज क्लास साहब कुछ लोग थे, तो हमदुल हक साहब भी हमारे साथ थे। देखे उनके साथ क्या हुआ है, तो देखे अब क्या है, जब ये बातें होती हैं तो इशारे किधर जाते हैं सारे। देखें सारी राय खराब होती है, लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। देखें बेशक उसके पीछे कुछ ना हो, लेकिन बातें इस तरह हो रही हैं, इस तरह बातें होने जो मुल्क में जो मुल्क की इस्तेहकाम है उसको नुकसान होता है। तो थोड़ा सा मैं आपका जवाब दे दूं, देखें जब तक ये यूनानिमस फैसला नहीं करेंगे, मुतफ़िक़ा सोच नहीं लाएंगे, सब मिलके एक फैसला नहीं करेंगे, इमरान खान को वहां पर लाकर नहीं बिठाएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये कभी मुमकिन नहीं है कि इसका कोई फायदा होगा। ऐसी एपीसी जैसे मार्केट बनती रही है, ना उसके कोई नताइज होंगे, ना उस पर कोई लाएमल बनेगा, ना उस पर अमल दरामद होगा, ना ही ये दहशतगर्दी खत्म होगी। दहशतगर्दी को खत्म करना है तो आपने वामी राय लेनी है, आपने वाम को एतमाद में लेना है। और सबसे पहले जब आपने वाम को एतमाद में इस तरह भी ले सकते हैं कि उनके नुमाइंदे उधर बात करें। जब ये सारी बातें नहीं होंगी, एक बंदे ने फैसला कर देना, भी छोड़े एपीसीओ को, फिर छोड़े इन जी रोहल अकबर साहब,
बात बात जो है वो अपना राना जाहिद इकबाल साहब ने भी बड़ी ज़बरदस्त की है, लेकिन उसमें बात तो वही आ जाती है कि सिर्फ वही नहीं दिन रात लिख रहे, रेडियो और मीडिया पे आ रहे, बल्कि रोयल अकबर साहब भी, हम भी सारे मुख्तलिफ अखबारात में लिख रहे हैं, आ रहे हैं। बात तो ये है कुछ सुनता कौन है। इसमें अगर देखा जाए तो रियासत सब कुछ कर रही है, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? क्या हुकूमत को बताना पड़ेगा कि इसने क्या करना है, और क्या रियासत ही उससे फिर करवाएगी? रोयल अकबर साहब नहीं जी, ये जो हमारे सियासतदान है उनको खुद आप होश करनी चाहिए। जी जी अवामी लोग होते हैं, अवाम से गए होते हैं, कोई इन्होंने सीएसएस नहीं किया होता, ना कोई मुकाबले का इम्तिहान दिया होता है। ये निचले लेवल से गए होते हैं, आम लोगों में उठना बैठना होता है। जब इलेक्शन नहीं होते तो काम बंदा मीन के पास चला जाता है। इलेक्शन जीतने के बाद यही लोग अपने लोगों से दूर हो जाते हैं, प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। जिनके जरिए ये वोट लेके ऊपर गए होते हैं उन्हीं को रास्तों से हटाना शुरू कर देते हैं। जब तक ये भी एक मुनाफकत है कि आप जिनके लोगों के वोटों से आप वहां तक पहुंचे, आप उन्हें फिर पांव तले रौंदना शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो ये सियासी लोग हैं, इनको सियासी फैसले करने चाहिए, ना कि किसी और के इशारों पे चल के अपने मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना शुरू कर दें। अब मगर सूरत हाल ये है कि सारे किसी न किसी तरीके से उस बहती गंगा में जो करप्शन की है उसमें हाथ धोए हुए। तो जब इतना पैसा हो, इतना सारा कुछ किया हो, तो उसके बाद फिर हालात बंदा यही होता है कि लोगों में नहीं जाता। आप आम लोगों में नहीं जा सकते। आम लोगों में वही जाता है जिसने करप्शन ना की हो, जो लोगों के दरमियान रहता हो और जो लोगों के वोटों से आया हो। जो फार्म 47 से आया हो, फार्म 45 को पीछे छोड़ के, और जो फार्म 45 वाले हों वो जेलों में बैठे हों, तो ऐसी सूरत हाल में भी फिर जो ऐसे हुक्मरान है वो अवाम में नहीं जा सकते। अवाम पे तो हुक्मरानी करनी होती है इन्होंने, और अवाम पे हुक्मरानी ये करते हैं डंडे के जोर पे। सारे इदारे इनके पास हैं इस वक्त। पुलिस का आप हशर देख लें इन्होंने क्या कर दिया। पुलिस को तो छोड़ें, बाकी पब्लिक के जो आम अवामी इदारे हैं वहां पे सियासत इतनी घुस गई है तो लोग परेशान है। DGPR देख लें, DGPR कैसा इदारा है जो है ही अवामी महकमा, जिसने सिर्फ लोगों को अवेयर करना है, हुकूमत के अच्छे मंसूबों को प्रमोट करना है और मुखालफिन का प्रोपेगेंडा जो उसने क्रैश करना है। मगर हो DGPR में इख्तलाफात इस वक्त इतने शदीद है कि वहां पे DGPR बाहर से लाना पड़ता है। उन लोगों की पहुंचने रुकी हुई हैं, लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंचे हैं, लोगों के अंदर काम करने का जज्बा है, मगर वो अंदर जो इख्तलाफात बढ़े हुए हैं उस वजह से वो काम भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक DGPR की ये सूरत है तो बाकी पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के पूरे इदारों को देख लें। टीचर यहाँ पे 20 साल पहले 16 स्केल में आया और रिटायरमेंट तक वो 16 स्केल में रिटायर होकर घर चला जाता है। एक DMG आता है, वो मिनटों में अपनी प्रमोशन लेता है और भागता भागता वो ग्रेड 20 तक पहुंच जाता है। और बाकी जितने इदारे हैं वहां पे मजलूमियत है, वो मजलूमियत उन अंदर ऐसी रची हुई है कि वो फिर उसका इजहार करें तो कहाँ करें, उनकी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही, सारे इदारे उनके खिलाफ हैं। तो इस तरह की जब सूरत हाल हो, इदारों में करप्शन हो, इदारों में सियासत हो, इदारों में लूटमार हो, इदारों में मुलाजमीन का इस्तेहकाक जो है वो ख़त्म किया जा रहा हो, तो फिर वहाँ पे काम नहीं होता, वहाँ पे फिर सियासत होती है। जब इदारों में सियासत आ जाए तो फिर लोग ऐसे ही परेशान होते हैं जैसे अब परेशान है। किसी इदारे में आप चले जाएं, बगैर पैसे के काम नहीं होता, और लोगों को लमकाना, उनका काम को रुकवाना, ये वहाँ का एक प्रोफेशन है। इसलिए जब तक हमारे सियासतदान, ऊपर वाला तबका ठीक नहीं ना होगा, ये नीचे वाला नहीं होगा। क्योंकि ऊपर वाला अगर हक देने वाला होगा, नीचे वाले को हक देगा उनका, तो नीचे वाले लोग काम खुशदिली से करेंगे। सिर्फ मैंने आपको एक इदारे DGPR की एक मिसाल दी है जिसके साथ आप लोग भी वाबस्ता हैं, आपको भी वहां का आना जाना होता है, बाकी इदारों को तो छोड़े। तो उस इदारे की ये सूरत हाल है कि वो अब खत्म हो गया, तबाह हो गया। सिर्फ इश्तिहारात का काम होता है, वहां पे इश्तिहारात ना हो तो वो बिल्कुल फारिग इदारा है। उनके डायरेक्टर नहीं है किसी जगह पे, एडिशनल DGPR है, उसके पास दफ्तर नहीं है मुल्तान में, वो बगैर दफ्तर के। जब दफ्तर ना हो, सहूलत ना हो, तो वो कहाँ बैठ के काम करे। लाहौर में ये सूरत हाल है। नाज़िम, हुकूमत को अपने काम करने होंगे, हर एक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। अहले सियासत को अपने रवैयों में तब्दीली लाना होगी। अहले सियासत को ये देखना होगा कि आज उनकी बारी है तो कल दूसरे की भी बारी आ सकती है। हमें अपने कौमी मामलात में इकट्ठे बैठना होगा, हर एक को एक टेबल पे लाना होगा। सारे इकट्ठे बैठेंगे तो ही एक ऐसी मुश्तरका पॉलिसी और ऐसा लाएमल बनेगा कि जिस पर अमल करते हुए ना सिर्फ हम दहशत गर्दी के नासूर पर काबू पा सकेंगे, बल्कि तरक्की और खुशहाली की
राह पर भी गामजन हो सकेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।